कुर्सी नाम की एक शय होती है, बैठने के काम आती है। हालांकि हर कुर्सी एक सी नहीं होती। मेज के इस तरफ रखी हो तो बॉस बन जाती है और दूसरी तरफ रखो तो मुलाजिम की कुर्सी बन जाती है। सैकड़ों कुर्सियों के सामने एक अकेली कुर्सी रखी हो तो सत्ता बन जाती है, और कुर्सी हो ही ना तो रियाया बन जाती है। रियाया कुर्सी पर बैठाती है और फिर कुर्सी से उखाड़ भी फेंकती है। कुर्सियां अनेक होती हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश के पास ऐसी एक कुर्सी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक उस पर बैठे हो पूरी ताकत आपकी है। हालांकि अगर कुर्सी छूट गई तो सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जान के भी लाले पड़ सकते हैं। आज बात एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान की कुर्सी पर 11 साल बैठा। मौत आई एक हादसे में, लेकिन 35 साल से लोग कह रहे हैं कि कुर्सी से हटाने के लिए हादसा करवाया गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के छठे राष्ट्रपति जियाउल हक की, जो एक प्लेन हादसे में मारे गए, लेकिन 35 सालों से ये पता नहीं चल पाया कि यह हादसा था या साजिश। CIA ने गोटी फिट की थी या मोसाद ने, या जिया को ले डूबे वो आम जिन्हें वो अपने प्लेन में लेकर रावलपिंडी जा रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें अपने दुश्मनों की तरह गुठली समेत निकल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है बहावलपुर नाम की जगह से। बहावलपुर पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में पड़ता है। साल 1988 16 अगस्त के रोज पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक का प्लेन बहावलपुर में लैंड करता है। यहाँ कुछ रोज पहले एक अमेरिकी नन की हत्या हुई थी और इसी चक्कर में राष्ट्रपति जियाउल हक दौरा कर रहे थे। हालांकि उनके दौरे का असली मकसद कुछ और भी था। अगले रोज यानी 17 अगस्त को उन्हें टामेवाली पहुंचना था। टामेवाली बहावलपुर से 60 किलोमीटर दूर है। यह इलाका रेगिस्तान को छूता है। अब इस टामेवाली के नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1900 में इस जगह पर एक उल्का पिंड गिरा था जिसकी खोज एक अंग्रेज अफसर ने की थी जिसका नाम था टॉमी। लिहाजा जगह का नाम पड़ गया टॉमी वाली, जो आगे जाकर टामेवाली बन गया। बहरहाल टामेवाली में जियाउल हक अमेरिकी M1 एब्राम टैंक्स का प्रदर्शन देखने आए थे। डॉन अखबार की तब की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया टैंक्स के प्रदर्शन से कुछ खास खुश नहीं थे। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने लौटने की ठानी। उससे पहले एक दिलचस्प वाकया हो गया। पाकिस्तान फौज के एक अफसर थे मेजर जनरल महमूद दुर्रानी, जो उस वक्त प्रदर्शन की कमान संभाल रहे थे। लेक्चर के दौरान किसी टेक्निकल डिटेल को समझाते हुए उन्होंने किसी मसले पर यह कह दिया कि उसमें 90 दिन बचे हैं। उसमें इसके तुरंत बाद अपनी ही बात को काटते हुए दुर्रानी बोले, प्लीज ये मत समझना कि मैं जिया के 90 दिनों तक बचे रहने की बात कर रहा हूं। ये बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। इसके बाद जनरल जिया और उनका कारवां हेलीकॉप्टर से बहावलपुर लौट गया। यहाँ सबने आर्मी मेस में दोपहर का भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद जिया अपने लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान में बैठ गए। एक मालवाहक विमान है, अमेरिकन। जिया की आदत थी कि अक्सर वो किसी अफसर को अपने साथ बैठने को कहते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कई लोगों को अपने VVIP प्लेन में आने का न्योता दिया। फौज के कुछ ऑफिसर्स के अलावा 2 अमेरिकी भी जिया के न्योते पर प्लेन में सवार हुए। इनमें से एक पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत आर्नल्ड राफेल थे और दूसरे US आर्मी में ब्रिगेडियर हर्बर्ट वेसम। दोपहर 3:40 पर राष्ट्रपति का प्लेन बहावलपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। प्लेन में कुल 30 लोग सवार थे, जिनमें 17 यात्री और 13 क्रू के लोग थे। अब इस C-130 में एक एयर कंडीशनड कैप्सूल था, एक कमरे जैसा इलाका, जिसमें जिया और उनके अमेरिकी मेहमान बैठे थे प्लेन के एक हिस्से में। पहले 10 मिनट सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 3:51 पर प्लेन का संपर्क बहावलपुर कंट्रोल टावर से टूट गया। वैनिटी फेयर्स के लिए लिखी रिपोर्ट में अमेरिकी पत्रकार जे एप्स्टीन ने तब इस घटना का ब्यौरा दर्ज किया था। उनके अनुसार पास के गांव वालों ने देखा कि प्लेन आसमान में हिचकोले खाने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मानो किसी अदृश्य रोलर कोस्टर पर वो बैठा हो। तीसरे गोते में प्लेन सीधे जाकर जमीन से टकरा गया और नो केबल रेत में धंस गया। चंद सेकंड बाद प्लेन में आग लग गई और जल्द ही वो आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया। जियाउल हक समेत प्लेन में सवार एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। प्लेन हादसे की खबर शाम तक पूरे देश में फैल चुकी थी। पाकिस्तान में रात को टीवी और रेडियो से घोषणा हुई और अगले ही रोज पाकिस्तान के छठे राष्ट्रपति जियाउल हक का शरीर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे हुआ। जियाउल हक के बाद अगले राष्ट्रपति बने गुलाम इशाक खान। इशाक खान के पास जांच एजेंसियों ने जो रिपोर्ट भेजी वो 365 पन्नों की थी। पूरी रिपोर्ट
कभी सार्वजनिक नहीं की गई। रिपोर्ट के कुछ ही पन्ने सामने आए जिनमें लिखा था कि इस हादसे में जरूर कोई बाहरी या अंदरूनी हाथ है। इस प्लेन में 2 अमेरिकी अधिकारी भी मारे गए थे, इसलिए जांच में अमेरिका ने भी सहयोग किया, लेकिन अमेरिकी और पाकिस्तानी अधिकारियों का मत अलग था। अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते प्लेन हादसा हुआ, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार प्लेन में गड़बड़ी के कोई लक्षण नहीं थे, सारे सिस्टम सही काम कर रहे थे। प्लेन में 2 हाइड्रोलिक सिस्टम लगे थे, एक खराब होने पर भी दूसरा काम कर सकता था, यानी अच्छी खासी रिडंडेंसी थी। C-130 वैसे भी बड़े सेफ माने जाते हैं मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए। प्लेन पर किसी मिसाइल से भी हमला नहीं हुआ था, ना प्लेन क्रैश होने से पहले उसमें आग ही लगी थी, इसलिए उनके अनुसार हादसे का कारण सिर्फ एक हो सकता था, किसी ने जिया की हत्या की साजिश की। लेकिन किसने और कैसे, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास था नहीं। आगे क्या थ्योरीज बनी, उससे पहले आपको घटना से कुछ रोज पहले ले चलते हैं कि माहौल क्या था। अगस्त के शुरुआती दिनों में जब बहावलपुर में टैंक्स के प्रदर्शन का प्लान बना, जिया का जाना इस प्लान में शामिल नहीं था। जिया उल हक के बेटे एजाजुल हक द हिंदू अखबार से बात करते हुए बताते हैं, जनरल जिया का जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेजर जनरल महमूद दुर्रानी उनसे बार बार जिद करते रहे। एक बार को तो जिया ने चिढ़ के बोल भी दिया कि इसकी दिक्कत क्या है, ये मेरे जाने की इतनी जिद क्यों कर रहा है। इसके बावजूद जिया उल हक उस रोज बहावलपुर गए, जो उनका आखिरी दौरा साबित हुआ। जिया की मौत के पीछे कौन था, ये बात कभी सामने नहीं आई, मगर कुछ इशारे मिले, कुछ संकेत। मसलन प्लेन के मलबे के परीक्षण में फास्फोरस के अवशेष पाए गए, जो आमतौर पर विमान संरचनाओं, ईंधन आदि में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस मसले पर आगे कोई जांच नहीं की गई। इस्लाम का हवाला देकर मृत शरीरों के पोस्टमार्टम भी नहीं करवाए गए। आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ ने इस प्लेन हादसे की जांच के लिए शफीउर रहमान कमीशन का गठन किया, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट भी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। चूंकि आधिकारिक रूप से कभी बात सामने नहीं आई, इसलिए बची सिर्फ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहली थ्योरी, CIA का हाथ। जिया उल हक के बेटे एजाजुल हक प्लेन बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर केस करना चाहते थे। डॉन अखबार से बात करते हुए वो बताते हैं, हम पैसे नहीं चाहते थे, बस ये साबित करना चाहते थे कि प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा करने से रोक दिया गया। एजाजुल के अनुसार अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उनके पिता के दोस्तों ने उन्हें इस केस से पीछे हट जाने का सुझाव दिया और कहा कि तुम्हें अभी भी उस देश में रहना है। जिया का परिवार एक मशहूर अमेरिकी वकील से भी मिला। ली बेली नाम के इस वकील ने शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन फिर एक रोज बकौल एजाजुल हक ली बेली को एक अमेरिकी सरकारी अधिकारी ने लंच पर बुलाया, जिसके बाद उसने फोन लेना ही बंद कर दिया। जिया उल हक की फैमिली का इस मामले में CIA का हाथ होने की बातें भी हुई। कहा गया कि सोवियत संघ के अफगानिस्तान से लौटने के बाद जिया उल हक CIA के लिए परेशानी का कारण बन गए। जिया उल हक उन मुजाहिदीनों को भी हथियार पहुंचा रहे थे जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स रखते थे। कारण और भी हो सकते थे, मसलन अपनी किताब चार्ली विल्सन्स वॉर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी ऑफ द लार्जेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन इन हिस्ट्री में जॉर्ज क्रिले लिखते हैं, अफगान युद्ध के दौरान जिया उल हक और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान की मदद के एवज में अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु सहयोग देने वाला था, लेकिन फिर अमेरिका ने अपने इस वादे से पीछे खींच लिए कदम। 1987 में पाकिस्तानी मूल के एक व्यवसायी अरशद परवेज को अमेरिका में परमाणु हथियार बनाने का सामान खरीदते हुए पकड़ लिया गया। अरशद जनरल जिया का एजेंट था। यह बात सामने आने के बाद अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती की मांग करने लगी। लिहाजा ऐसी संभावनाएं जताई गई कि हो सकता है कि CIA ने जिया को रास्ते से हटाने के लिए यह कदम उठाया हो। दूसरी थ्योरी पे आते हैं, अंदरूनी साजिश की पाकिस्तान में ही किसी ने कुछ झोल किया। जिया उल हक के बेटे एजाजुल हक के अनुसार इस काम के पीछे जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो का हाथ था। इल्जाम है ये। मुर्तजा का एक और भाई था शाहनवाज। 1980 में दोनों ने मिलकर एक छापामार दस्ता बनाया, नाम रखा अल जुल्फिकार। इसका मकसद था जिया को रास्ते से हटाना। बेनजीर इससे सहमत नहीं थी। इसी को लेकर उनका अपने भाई मुर्तजा से मतभेद भी हुआ। 1985 में शाहनवाज की हत्या कर दी गई, बचे मुर्तजा। एजाजुल के अनुसार इस काम को मुर्तजा ने अंजाम दिया, जिसमें उन्हें कुछ आर्मी जनरल्स का सहयोग भी मिला। तीसरी थ्योरी, मोसाद। एजाजुल हक बताते हैं कि घटना के कई सालों बाद एक मिलिट्री सोर्स से उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक पायलट का पता चला, जिसका नाम अकरम आवाम था। अकरम को हादसे से कुछ महीने पहले मोसाद और RNAW के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था। एजाज के अनुसार प्लेन हादसे से कुछ हफ्ते बाद उन्हें एक वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में अकरम कुछ बोल रहा था। उससे पता चला कि प्लेन में उसके पिता भी सवार थे।
जब उसे इस बात का पता चला वो रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता था वो कमीने इस काम के लिए नर्व गैस का इस्तेमाल करने वाले थे। यहां से इस कहानी में एंट्री होती है आमों की उन पेटियों की जो इस हादसे का सबसे चर्चित पहलू हैं। जियाउल हक जब बहावलपुर में प्लेन में सवार हुए, उन्होंने अपने साथ आमों की कुछ पेटियां भी प्लेन में रखवाई। इन पेटियों को लेकर भी एक थ्योरी माना जाता है कि इन पेटियों में नर्व गैस भरी थी जो प्लेन के उड़ते ही एक्टिव हुई और सभी लोग बेहोश हो गए। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बहावलपुर में आम की सभी पेटियां अच्छी तरह चेक की गई थीं, लेकिन फिर भी अफवाह खूब फैलाई गई कि आम की पेटियों से ही प्लेन हादसा हुआ। हालांकि ऐसा मानने वालों में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ही अकेले नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की साउथ एशिया ब्यूरो चीफ रह चुकी बारबरा क्रॉसेट अपनी रिपोर्ट हु किल्ड जिया में लिखती हैं, जब प्लेन हादसा हुआ उस समय जॉन गंथर डीन भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे। इनका मानना था कि जिस बारीकी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसमें मोसाद के सिग्नेचर दिखाई पड़ते थे। गंथर डीन को जो सूचना मिली उसके अनुसार इस काम में VX नाम की गैस का इस्तेमाल हुआ जो नर्व एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। गंथर इस मामले में ब्रीफ देने के लिए वापस अमेरिका गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें राजदूत के पद से ही हटा दिया गया और बाद में मानसिक अवसाद का कारण बताकर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई। जियाउल हक पाकिस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनकी मौत का रहस्य ही बना रह गया। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और कैमरे पे इसे मोहन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।